ये चैप्टर है मानव प्रजाति और जिन भौतिक विशेषताओं के आधार पर मानव को वर्गीकृत किया जाता है उसे हम मानव प्रजाति या ह्यूमन रेस कहते हैं। अब इसमें देखिएगा कि हम शुरू के दिनों में गए, पहले स्लाइड पे आपको कुछ क्राइटेरिया नजर आ रहा होगा, जैसे रंग का है, हेड का है, हेयर का है, ये सारे क्राइटेरिया 7 क्राइटेरियाज मिलाकर हम मानव प्रजाति को वर्गीकृत करते हैं। इसमें देखिए जब हम एकेडमिक एग्जाम लिखते हैं तो एकेडमिक एग्जाम में हम बहुत सारे विद्वानों को लिखते हैं और बाद में कंक्लूजन लिखते हैं, चूंकि हमारे पास स्पेस ऑफ टाइम बहुत, प्लेस भी काफी होता है, पेजेस ज्यादा होते हैं, विचार को लिखने की आजादी होती है। जब हम एकेडमिक छोड़ के कमीशन के एग्जाम लिखते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट का हिस्सा लिखते हैं और उस विद्वान को लिखते हैं जिसके कॉन्सेप्ट बहुत ही इंप्रूव और बहुत ही वैज्ञानिक होते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात यह है कि प्रजाति जो है 3 विषयों का क्षेत्र है। आपका एक क्षेत्र आता है जो आपका बायोलॉजी का एरिया है, बायोलॉजिकल चीजें हैं। दूसरा एंथ्रोपोलॉजी का एरिया है जहां पे मानव शास्त्र में आप मानव की विशेषताओं को पढ़ते हैं। और तीसरा है ज्योग्राफी का एरिया जिसमें मानव के वितरण उस भौगोलिक प्रदेश के परिवेश के अनुसार। सो ये सब्जेक्ट, ये कंटेंट्स ऐसा है जिसमें तीनों के टर्म्स आएंगे, इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूं कि उन चीजों को समझना सबसे पहली जरूरत है कि क्या आप उन टर्म्स को बेहतर समझते हैं कि नहीं, फिर लिखना आसान हो जाएगा। अगर उस टर्म्स का प्रयोग किया है तो बेहतर अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि आप जहां पर किसी चैप्टर की शुरुआत करते, चूंकि हम स्लाइड अगर मूव करते रहते हैं आपको पता नहीं चलता है कि हम कहां पढ़ रहे हैं या किन चीजों को पढ़ रहे हैं। सपोज अभी के बच्चे हमारे उस पे हैं, स्क्रीन पे हैं और आधे घंटे के बाद ज्वाइन करें तो उन्हें लगेगा हम कहां पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हो कि जब आप चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो चैप्टर का फेस बना लें, फिर आपकी जर्नी लगे कि हम इस स्टेप पे हैं, इस स्टेप पे हैं, या फिर इसका कंक्लूजन ऐसे आना है। ठीक है, तो शुरू में ही आप उसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जिसे हम पढ़ेंगे, राइट। फिर उसको एलोबरेट करके आप बेहतर बना सकते हैं। सो संरचना लिखिए, चैप्टर में जो संरचना है वो किस प्रकार की है, किन चीजों को पढ़ने हम जा रहे हैं, दैट्स अ स्ट्रक्चर और संरचना। तो ये संरचना जो है इसको आप पहले एक प्लॉट कर लीजिए, फिर हमारी जर्नी इजी हो जाएगी, है ना। यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा इस बोर्ड में जैसे हमने अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा कि अर्थ, हमेशा प्रजाति जिस चीज को हम, जिस कंटेंट को पढ़ने जा रहे हैं उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। उसकी बात है कि आधार या वर्गीकरण का आधार, जिन आधारों पर, मानकों पर, सूचकांकों पर मानव का वर्गीकरण किया है, उन आधारों को पढ़ना। तो हम लोग ऐसे याद करते हैं कि जैसे आप फेस देखते हैं ना, तो फेस एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें सारी विशेषताएं निहित होती है, जिसके आधार पर मानव को अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, फेस को ही लिख लीजिए। तो चेहरा हो गया फेस आपका। फेस की सबसे ऊपरी हिस्से पे देखिएगा जो आपका सिर है, जो आपका हेड है, वो हो गया। फिर उसके आगे के हिस्से में देखिएगा उसका हेयर होगा, बाल होगा, ये हिस्सा हो गया। फिर देखिएगा यहाँ पे जो सबसे नजर आएगा मेजर चीज, उसकी नाक या नोज को लिखेंगे। ये 1 2 3 4 आपने लिख लिया। अब देखिएगा इसके बाद जो 5वीं संरचना आती है, जो क्राइटेरिया आता है, वो आता है आपका चेहरा हो गया, सिर हो गया, हेयर हो गया, नोज हो गया, आंख एक संरचना हो गई। छठा त्वचा का रंग एक आधार हो गया। और फिर जो है संरचना बॉडी का, स्ट्रेचर जिसको बोलते हैं या कद उसको बोलते हैं। ऐसे एक वैज्ञानिक ने इसको भी सम्मिलित किया है, ब्लड ग्रुप को, ब्लड ग्रुप के आधार पर भी इसको शामिल करते हैं। तो ये हो गया हमारा आधार। आज सभी आधारों को पढ़ेंगे डिटेल से। कभी कभी देखिएगा जो क्वेश्चंस आएंगे आधार ही पूछ देगा और उसको डिटेल से लिखना होगा।
तो इस हिस्से को भी बेहतर से तैयार करना है। उसके बाद है वर्गीकरण। वर्गीकरण में एक ही वर्गीकरण ध्यान लिखिए, वो है हुटन्स का, HOOTON, हुटन्स। तो हुटन के वर्गीकरण को हम डिटेल करेंगे। और फिर लास्ट में विश्व वितरण। विश्व में इस प्रजाति का वितरण किन किन क्षेत्रों में है, किस प्रजाति की कौन सी विशेषता है, इसको पढ़ना इस क्लास का उद्देश्य होगा। ठीक है, ये बन गया स्ट्रक्चर। यस सर। ओके, तो अब देखिए, अब जो जर्नी है तो आपको पता चलेगा कि हम इस स्टेप पे हैं, इस चीज को समझ रहे हैं। कम से कम हेडलाइंस आपके पास है, उसका बहुत डिटेल स्ट्रक्चर ना भी हो तब भी है, राइट। तो सबसे पहले लिखिएगा द मीनिंग ऑफ, देखिए मीनिंग ऑफ रेस लिखें फर्स्ट। प्रजाति का अर्थ लिखिए कि प्रजाति मानव की भौतिक विशेषताओं के आधार पर, मानव के भौतिक विशेषताओं के आधार पर मानव समूह का वर्गीकरण है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर मानव समूह का वर्गीकरण है। इन भौतिक विशेषताओं में शारीरिक लक्षणों को शामिल करते हैं। शारीरिक लक्षणों को शामिल करते हैं। इन भौतिक विशेषताओं में शारीरिक लक्षणों को शामिल करते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए, शारीरिक लक्षण बायोलॉजिकल तो होता ही है, लेकिन उन शारीरिक लक्षणों पर सबसे ज्यादा प्रभाव वहां की भूआकृति और जलवायु का होता है, जिसके कारण देखिएगा विश्व के प्रदेश के मानव अलग अलग भौतिक स्वरूपों में हैं, उनके शारीरिक लक्षण अलग अलग हैं। अफ्रीका हुआ, अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ या फिर चाइना है, वहां के प्रजातियों पर उसकी जलवायु और उसकी भौतिक परिस्थिति का बहुत ही गहरा प्रभाव नजर आता है। तो ऐसी परिस्थिति जब जलवायु ने मानव के चरित्र को, भौतिक विशेषताओं को प्रभावित किया हो, उसको प्रथम क्रम के प्रजाति कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर स्पीसीज, रेसेस। दूसरा, वो प्रजाति कहीं माइग्रेट किया हो, दूसरे जगह गया हो और सामाजिक संबंध के कारण उसमें परिवर्तन आया हो, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय क्रम की प्रजाति। अब जैसे देखिए कि एक प्रजाति है कॉकेसाइट, वो विश्व के विभिन्न प्रदेशों में गया तो उसका नाम हो गया नॉर्डिक, भूमध्य सागरीय, राइट, एल्पाइन, डिनेरिक्स, उसके अलग अलग नाम हो गए। या भारत में उसको जैसे आप नॉर्डिक आर्यंस कहते हैं, है ना। तो पहला प्रजाति जो मूल प्रजाति है अपने ओरिजिन प्लेस का, उसको प्रथम क्रम कहते हैं। और जो माइग्रेट होने के बाद उसमें परिवर्तन आया, उन लक्षणों के आधार पर द्वितीय प्रजाति का विकास हुआ। इसको लिखिए, प्रजातियों के भौतिक स्वरूप पर जलवायु और भूआकृति का गहरा प्रभाव होता है। जलवायु और वहां की भूआकृति का गहरा प्रभाव होता है, गहरा प्रभाव होता है। ऐसे प्रजाति को प्रथम क्रम के प्रजाति कहते हैं। ऐसे प्रजाति को जलवायु और भूआकृति का गहरा प्रभाव होता है। ऐसे प्रजाति को प्रथम क्रम के भूआकृति कहते हैं, प्रथम क्रम के प्रजाति कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं, जैसे कॉकेसाइड, मंगोलाइड, एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, ज्यादा बेहतर है। ये पूरा प्रयास हो कि सरल से सरल शब्दों में, बहुत इजी शब्दों में एग्जामिनर को अपनी बात को सहजता से पहुंचाना है। अगर आपकी परिभाषा बहुत ही दुरुस्त नहीं है, अगर एग्जाम्पल उसको सपोर्ट करता है, तो वो चीजें कन्वे हो जाता है ना, कि मैसेज क्लियर है। तो जैसे लिखिएगा प्रजातियों में कॉकेसाइड, कॉकेसाइड, कॉकेसाइड ब्रिटिश प्रजाति होता है, यूरोपियन प्रजाति होता है, उसको कॉकेसाइड कहते हैं। ये प्रजाति हुआ। दूसरा लिखिए
स्थान परिवर्तन और सामाजिक संबंधों के द्वारा प्रजाति में परिवर्तन आते हैं। प्रजाति में परिवर्तन आते हैं। ऐसे प्रजाति को द्वितीय क्रम के प्रजाति कहते हैं। द्वितीय क्रम की प्रजाति कहते हैं। राइट। जैसे लिखिए कॉकेसाइड, देखो यूरोपीय हुआ, अमेरिकन हुआ, लेकिन यूरोप में भी प्रदेशों की भिन्नता है। आप देखिएगा कि एक हमने स्कैंडिनेवियन पढ़ाया है, यूरोप के मैप में हमने लैब्स पढ़ाए हैं, हमने बाल्टिक स्टेट पढ़ाए हैं, एल्पाइन रीजन पढ़ाए हैं। तो ये प्रदेश बन गए, उसके आधार पे उन प्रजातियों का नामकरण हुआ। लिखिए जैसे कॉकेसाइड का भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, ये दोनों क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? यस सर। अच्छा ठीक है। तो देखिए हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स है, सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं, तो इंट्रोडक्शन लंबा नहीं, अब फिर चेंज कर लीजिए पैराग्राफ को और लिखिए हुटन्स ने, हुटन्स का स्पेलिंग यह है, उसको हिंदी में जैसे लिखिए हुटन। हुटन ने विश्व प्रजाति वर्गीकरण एक वैज्ञानिक आधार पर दिए। विश्व प्रजाति वर्गीकरण एक वैज्ञानिक आधार पर दिए, जिसमें निम्नलिखित मानकों को आधार बनाया। मानकों को आधार बनाया। अब यहां पे क्या करना है कि जो मानक है उसको लिख लेना है। ये लिख लीजिए, मानक है हमारे हुटन्स के द्वारा दिए गए आधार। सबसे पहले त्वचा का रंग, मैं हिंदी कर देता हूं, उसको बेहतर से लिखिए। त्वचा का रंग, उसके बाद शीर सूचकांक, शीर सूचकांक, उसके बाद लिखिए हेयर, बाल की संरचना, चेहरे की संरचना, आंख, नाक और शारीरिक कद। कद मेरे ख्याल से 7 लिख लिए, हो गया क्लियर ना? फेस का ही सभी एरिया है, बाद में बॉडी का हाइट है, स्ट्रेचर है, तो आपको याद हो गया होगा। सभी मानव के सारे अंग अलग अलग होते हैं और उन विशेषताओं में अगर एक अधिकतम समानता हो तो उसे एक प्रजाति का नामकरण किया गया। लिखिए इन सभी विशेषताओं में अगर समानता मिलती हो, इन सभी विशेषताओं में अगर समानता मिलती हो तो उसे एक अलग प्रजाति का नामकरण दिया जाता है, एक विशिष्ट प्रजाति का नामकरण दिया जाता है। यानी कि एक प्रजाति में ये सारे तत्व एक समान होंगे, होमोजेनिटी होगा। जिसे देखो मैंने चर्चा किया था कॉपेन्स क्लासिफिकेशन का, तो कॉपेन में देखा था एक प्रदेश में जलवायु के जितने तत्व हैं वनस्पति एक जैसे हों तो उसे एक प्रदेश मान लिया गया। ठीक उसी प्रकार ये मानव में सभी चीजें एक जैसे हो तो उसको हम एक जैसे हो तो उसको एक मानव प्रजाति मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहां से वैज्ञानिकता शुरू हुई। पहले आधार को डिटेल लिखिए और उसको बेहतर से समझिए। आपके पास हमने कुछ स्लाइड पे इमेज को लाया है। मेरे ख्याल से सारा चीज आपको इमेज के साथ बेहतर नजर आएगा, दिखाई देगा, समझ में आएगा। देखिए हमारे पास 3 विभिन्न प्रकार के मानव के फेस हैं और उनके रंग अलग अलग हैं। आप देखिएगा एक बीच का एरिया जहां पर एक प्रजाति है,
ये ब्रिटिश जैसा नजर आ रहा होगा, ये प्रजाति चाइनीज जैसा नजर आ रहा होगा, और ये अफ्रीकन जैसा नजर आ रहा होगा। 3 प्रजाति है। अब देखिए इसके जो शरीर की जो त्वचा के जो रंग है, यहां पे देखिएगा इसके पूरे फेस पे या बॉडी पे अब पिगमेंट नजर आएगा, मेलानिन नजर आएगा, और जितनी मेलानिन की मात्रा होती है वो कलर जो है डार्क हो जाता है। मेलानिन से एक टर्म आया जिसको बोलते हैं मिलानोडर्म्स। मिलानोडर्म्स जो एक्चुअल एंथ्रोपोलॉजी का शब्द है, बायोलॉजी का शब्द है, वो क्या है? मिलानोडर्म्स। और इसको हम हिंदी में काला कह सकते हैं, डार्क कलर कह सकते हैं, गहरे रंग वाले कह सकते हैं। जब एग्जामिनेशन लिखेगा तो हिंदी के शब्दों के साथ इसको अपने देवनागरी लिपि में या इंग्लिश में भी मिलानोडर्म लिख दीजिए तो वो कन्वे हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश है, उसको हम कहते हैं ल्यूकोडर्म्स। ल्यूकोडर्म्स, ल्यूको मीन्स सफेद कलर, सफेद रंग। सफेद पिंक भी होता है और बिल्कुल सफेद भी होता है, उसको ल्यूकोडर्म्स कहते हैं। और यहां पे जो टर्म्स है आपको जरूर याद होना चाहिए, जहां पे पीला रंग है उसको बोलते हैं हम जेंथोडर्म्स। जब कोई इस तरह के शब्द आपको पहली बार नजर आए तो उसको प्रोनाउंसिएट करके बोलना है, ठीक है? लाउडली बोलना है अपने आसपास के क्षेत्रों में, फिर वो चीज आपको सुनाई देगा, याद रहेगा। तो मानव के रंगों के आधार पर मानव को 3 वर्गों में बांटा गया, जिसके त्वचा के रंग है। काले को कहा गया मिलानोडर्म्स, बताइए सफेद को ल्यूकोडर्म्स, और इसको पीले वाले को जो है मंगोलाइट को जेंथोडर्म्स। ठीक है, तो एग्जाम में क्या करना है कि हमें हिंदी के जो बुक्स हैं उसमें ये टर्म्स हैं, पीला कलर, सफेद कलर और काला रंग, राइट। बट जो एंथ्रोपोलॉजी के शब्द हैं, बायोलॉजी के शब्द हैं, उसको ब्रैकेट में जरूर लिखना है कि एग्जामिनर को कन्वे हो जाए कि उसका मूल टर्म पता है। ठीक है, लिखेगा त्वचा के रंग के आधार पर, त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। रंग के आधार पर मानव प्रजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले लिखिएगा मिलानोडर्म्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मिलानोडर्म्स, मिलानोडर्म्स ऐसे भी लिखिए तो हमारे हिंदी मीडियम के काम जो है डर्म्स ऐसा मिलानोडर्म्स। हाँ, तो एक ही बात है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। मिलानोडर्म्स लिखिए, इनके त्वचा का रंग काला होता है। मिलानोडर्म्स, इनके त्वचा का रंग काला होता है, ब्लैक होता है। और लिखिएगा त्वचा पर मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, मेलानिन की मात्रा अधिक होती है। ऐसे प्रजाति अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप के मूल प्रजाति के रूप में है, मूल प्रजाति के रूप में है। इन्हें निग्रीटो कहा जाता है या निग्रो कहा जाता है। ऐसे प्रजाति को निग्रो कहा जाता है, निग्रो कहा जाता है। निग्रो को हम ऐसे भी लिखते हैं हिंदी में, निग्रो कहा जाता है। सो ये प्रजाति हुआ जिसको हमें मिलानोडर्म कहा। दूसरा लिखेगा ल्यूकोडर्म्स, दैट इज ल्यूकोडर्म्स, ल्यूकोडर्म्स लिखिए, इनके त्वचा का रंग सफेद होता है, इनके त्वचा का रंग सफेद होता है। ऐसे प्रजाति पश्चिमी यूरोप और अमेरिका महाद्वीप के साथ ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में निवास करते हैं, जैसे क्षेत्रों में निवास करते हैं। पश्चिमी यूरोप के बाद पश्चिमी यूरोप
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे प्रदेश में निवास करते हैं। और उसके बाद लिखिएगा ज़ैंथोडर्म्स। ज़ैंथोडर्म्स और पीले त्वचा वाले मानव समूह, मानव समूह। ऐसे प्रजाति को मंगोलाइड कहा जाता है। ऐसे प्रजाति को मंगोलाइड कहा जाता है। और चीन, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, जापान, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी कनाडा, उत्तरी कनाडा जैसे प्रदेशों में इस प्रकार के प्रजाति निवास करते हैं। इस प्रकार के प्रजाति निवास करते हैं। सो होप आपको एक इमेज क्लियर हुआ होगा। जो सफेद वाला था उसके ब्रैकेट में कॉकेसाइड लिख दीजिए। तो हमने लिखा हुआ पहले कॉकेसाइड। तो हमारे पास 3 प्रजातियों का परिचय हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कलर। होप आपने लिख लिया होगा, करेक्ट ना? लिख लिया सबने? यस सर। ओके, अब देखिए हमारे पास एक दूसरा क्राइटेरिया आया। हुटन्स ने जितने क्राइटेरिया को बताया है उसमें एक दूसरा क्राइटेरिया है जिसमें हम हेड इंडेक्स, आपके सिर का सूचकांक देखिएगा। हर एक का जो हेड है उसके आकार अलग अलग है, साइज अलग अलग है, लंबा है, चौड़ा है, बड़ा है। ऐसे सेंस में देखिएगा मानव प्रजातियों के हेड अलग अलग होते हैं। ऐसे कहते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को एंथ्रोपोलॉजी में या मानव शास्त्र में शीरस्थ सूचकांक, शीरस्थ सूचकांक, शीरस्थ सूचकांक, राइट? इसको बोलते हैं हेड सिफेलिक इंडेक्स। इंग्लिश में कहते हैं सिफेलिक इंडेक्स या शीरस्थ सूचकांक। इसमें इसका फार्मूला होता है सिर की चौड़ाई बाय लंबाई और इन 200। तो जब भी आएगा वो प्रतिशत के रूप में आएगा। क्लियर? जो किस व्यक्ति का लेंथ और ब्रीथ जो हेड है उसका प्रोपोर्शन क्या है, उसका प्रतिशत क्या है। अब देखिए आपके पास एक प्रतिशत 75% नजर आ रहा है, 80% नजर आ रहा है एंड मोर देन 80% नजर आ रहा है। ठीक है? तो हर एक व्यक्ति का जो हेड इंडेक्स है अलग अलग होता है। जैसे देखिएगा सिर तो मंगोलाइड के बहुत ही बड़े होते हैं, राइट? जो ऊपर ब्रीथ की बात करते हैं। इस आधार पे देखिएगा कि इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। डोलिकोसेफलिक्स जो लंबे सिर वाले हैं, उसके बाद मेसोसेफलिक, मेसो का अर्थ मध्यम आकार के होते हैं, और एक ऐसे जो होते हैं जिनका ब्रीथ ज्यादा होता है और लेंथ बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्रैकिसेफलिस। क्लियर हुआ? सिर की लंबाई, हाँ सर ये जो लेंथ है भाई वो पूरे बॉडी का या नो, सिर्फ सिर का। आपको गर्दन से ऊपर ये जो एरिया है आपका दिख रहा है ना, जी सर। उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों के अनुपात को हम 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी इंडेक्स निकालते हैं। ठीक ना? सो लिखिए सिर सूचकांक, शीरस्थ सूचकांक, ऐसे लिखेगा शीरस्थ सूचकांक। लिखिए प्रत्येक मानव समूह के सिर की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, अलग अलग होते हैं। प्रत्येक मानव समूह के सिर की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होते हैं। इन आधारों पर सूचकांक को प्राप्त किया जाता है, शीरस्थ सूचकांक को प्राप्त किया जाता है। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। शीरस्थ सूचकांक इज इक्वल टू सिर की चौड़ाई, सिर की लंबाई इनटू 100 प्राप्त किया जाता है।
इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, इसे प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। उसको ऐसा कीजिए कि ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, एक्चुअली उसको कहते हैं सिफेलिक इंडेक्स। सीरस सूचकांक का इंग्लिश क्या हो गया? सिफेलिक इंडेक्स। तो अगर ऐसे शब्द भी ब्रैकेट में यूज कर दीजिए तो बेहतर कन्वे होगा। सिफेलिक इंडेक्स, क्लियर? तो इस सूचकांक के आधार पर देखिएगा मानव को 3 वर्गों में बांटा गया, राइट? तो मानव है डोलिकोसिफिलिस लंबे सिर वाले, मेसोसिफेलिक, इसको लिख दीजिएगा। लिखिए, इन सूचकांकों के आधार पर मानव को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको ऐसे लिख लीजिए, डोलिकोसिफेलिक, या इसको लिख जाइए लंबे सिर वाले, लंबे सिर वाले मानव। ये क्या हुआ? डोलिकोसिफेलिक। दूसरा लिख जाइए मेसोसिफेलिक। सिफेलिक में छोटी की मात्रा कर दीजिए, सिफेलिक। इसको इंग्लिश में लिखा ही हुआ है। और इसमें लिखिएगा मध्यम आकार के सिर वाले। और तीसरा लिख जाइए, उसको बोलते हैं ब्रैकिसिफेलिक्स, ब्रैकिसिफेलिक, सिफेलिक, ब्रैकिसिफेलिक्स, राइट? चौड़े सिर वाले, क्लियर? सो तीनों का सूचकांक लिख लीजिए। लिखिए, इन सूचकांकों को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। इसको लिखिएगा, इसमें डोलिकोसिफेलिक्स 75%, मेसोसिफेलिक 75 to 80 और ब्रैकिसिफेलिस मोर देन 80%, राइट? सो मानव के जो सिर के आकार है उसके आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में रखते हैं। अगर इंग्लिश के शब्दों को लें या एंथ्रोपोलॉजी के शब्दों को लें तो वो क्या हो गया? प्रोनाउंसिएट कीजिए। डोलिकोसिफेलिस, मेसोसिफेलिस, ब्रैकोसिफेलिस। हाँ, जैसे आपके आसपास में कोई व्यक्ति जिसका लंबा हो हेड, ऐसा तो क्या हुआ? डोलिको हुआ। मंगोलाइट देखिएगा, जो ब्रॉड होता है, लंबा नहीं होता है। तो इस प्रकार का आपको चेहरा भी नजर आ रहा होगा। हमने भिन्नताओं को दिखाने के लिए इसका यूज किया है। हाँ, अब देखिए कि तीसरा है हेयर कलर। हेयर कलर में देखिए कि सभी, अगर कहिए कि मानव को बिल्कुल जो अलग करता है, जिसको आप कह सकते हैं कि फॉरेंसिक दुनिया में आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मानव इससे अलग है, तो वो है हेयर स्ट्रक्चर। सभी मानव के बाल अलग अलग होते हैं और जो प्रजाति है उसमें बड़ी ब्रॉड डिफरेंस नजर आता है। यहां पे ये पिक्चर से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये टर्म्स याद करें जो मैं यूज कर रहा हूं, फिर उसके हिंदी के शब्दों को प्रॉपर यूज कर दीजिए तो वो चीजें कन्वे हो जाता है, राइट? उसमें देखिएगा एक ऐसा प्रजाति जिसके बाल बिल्कुल सीधे हों, ऐसा प्रजाति चाइनीज टाइप का, उसको बोलते हैं हम लियोट्रिकी, लियोट्रिकी। और मैं लिखता हूं 6 से, उसको पहले समझ लीजिए, प्रोनाउंसिएट कर लीजिए। और इसको बोलते हैं काइनोट्रिकी, काइनोट्रिकी, CY है काइनोट्रिकी। और ये वाले जो बाल हैं जो बिल्कुल ही ऐसे लॉक हेयर है, उसको बोलते हैं हम उलोट्रिकी। इसके जो हिंदी शब्द हैं, हिंदी जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इसको घुंघराले बाल कह देते हैं, ये सीधे बाल कह देते हैं, और इसको ऊन की तरह बने हुए बाल कह देते हैं। तो हिंदी का शब्द बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। जो वैज्ञानिक शब्द है वो ऐसे है काइनोट्रिकी। जो हमारे ब्रिटेन के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं, कॉकेसाइड हैं, वो काइनोट्रिकी होते हैं, काइनोट्रिकी होते हैं। जो चाइनीज हैं उनके बाल बहुत ही सीधे होते हैं, डार्क ब्लैक होते हैं,
और ऐसे बाल को हम कहते हैं दैट इज लियोट्रिकी। और जो हमारे अफ्रीकन नागरिक हैं, अफ्रीकन प्रजाति हैं, उनके बाल लॉक हेयर होते हैं और वूल की तरह होते हैं, ऊनी होते हैं, उसे हम कहते हैं उलोट्रिकी। क्लियर समझ में आया? जैसे आप देखें कि आप कहीं कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो वहां पे आपको प्रजाति बड़ी क्लियर नजर आता है। दूसरी चीज, जब प्रजाति शब्दों का प्रयोग करें तो उसमें कभी भी न मत माने कि प्रजाति भौतिक विशेषताओं के कारण उनमें इन्फीरियरिटी है या सीनियरिटी है। सभी प्रजातियों में आंतरिक गुण कमोबेश समान ही होते हैं। भौतिक जो अपीयरेंस है उसमें भिन्नता मिलती है, जिसके कारण हम अपने स्टडी पर्पस के लिए इस उद्देश्य से मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इसका कभी नहीं माना जाए कि एक प्रजाति बहुत सुपीरियर रेस का है और इंफीरियर रेस का है। ठीक है, तो इन विशेषताओं को हम जब भी एग्जाम में लिखें तब भी बताएं कि ये सिर्फ वर्गीकरण एक भौतिक विशेषताओं के आधार पर मानव समूह को पहचानने के लिए किया गया वर्गीकरण है। सो क्लियर हो गया? बताइए, जो हेयर स्ट्रक्चर हमने क्या क्या लिखा? 3 काइनोट्रिकी, लियोट्रिकी, ओलोट्रिकी। हाँ, अब देखिए इसको बताता हूं कि मूलतः जो सारे ब्रिटिश हैं वो क्या हुए? काइनोट्रिकी। जो हमारे भारत में ही ले लीजिए, मणिपुर, नागालैंड और लद्दाख के लोग हैं, वो क्या हुए? लद्दाख के लोग, मणिपुर के लोग क्या हुए? राइट। और जो हमारे अंडमानीज हैं बहुत सारे, जो बिल्कुल साउथ में हैं, तो ऐसे हाँ, वेरी गुड। लिखिए इसको, लिखिए। कुछ लिखा है हेयर में अभी तक? नहीं। लिखिए, लिखिए। बाल की संरचना मानव प्रजातियों में अलग अलग देखी जाती है। मानव प्रजातियों में अलग अलग देखे जाते हैं। जलवायु और भौतिक वातावरण का इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण का इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। इन आधारों पर मानव शास्त्र में 3 प्रकार की प्रमुख बाल संरचनाओं का, या 3 प्रकार के बाल संरचना नजर आते हैं। सबसे पहले से ही लिखिएगा काइनोट्रिकी, या इसको लिखिएगा हिंदी में घुंघराले बाल। इस प्रकार के बाल कॉकेसाइड और पश्चिमी यूरोप की प्रजातियों में मिलता है। काइनोट्रिकी, इस प्रकार के बाल पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी यूरोप और कॉकेसाइड प्रजाति मिलता है। दूसरे लिखिएगा लियोट्रिकी, यह सीधे और काले बाल होते हैं। सीधे, द स्ट्रेट एंड ब्लैक हेयर, सीधे और काले बाल होते हैं, जो मुख्यतः मंगोलाइड प्रजाति में मिलता है। सीधे और काले बाल। एंड द लास्ट यू राइट उलोट्रिकी, ऊन की तरह बाल। उलोट्रिकी, ऊन की तरह बाल। उलोट्रिकी क्या हो गया? ऊन की तरह बाल। इस प्रकार के बाल और इस प्रकार के हेयर स्ट्रक्चर निग्रो प्रजातियों में मिलता है, या ऐसे लिख सकते हैं अफ्रीकन प्रजातियों में मिलता है। क्लियर? तो देखिए, मानव को वर्गीकृत करने के लिए हमने अभी तक 3 क्राइटेरिया यूज किया। एक, आपने सबसे पहले यूज किया कलर को,
कलर्स में 3 कलर हो गया, कौन कौन सा बताइए एक्चुअल? मिरानोडर्म्स, ल्यूकोडर्म्स, डेंड्रोडर्म्स। हाँ, वेरी गुड। और उसके बाद हमने सेकेंड क्राइटेरिया यूज किए हेडल इंडेक्स, जिसको हम सिफेलिक इंडेक्स कहते हैं। उसमें हमने यूज किया सबसे जो लंबा सिर हुआ डोलिकोसिफिलिक। डोलिकोसिफिलिक्स, वेरी गुड। मेसोसिफेलिक एंड ब्रैकिसिफेलिक्स। हमने यहाँ पे जो है हमने टर्म्स यूज किया फॉर हेयर। अब देखिए हमारे पास जो है नेक्स्ट क्राइटेरिया के रूप में आपको इस तरह के फेसियल इंडेक्स मिलता है। ये तो हेड का था ना, ये फेस जो सामने का है उसकी लंबाई चौड़ाई को मानकर हम फेसियल इंडेक्स निकालते हैं, चेहरे की संरचना को निकालते हैं। और उसको निकालने के लिए हम सेम फार्मूला का यूज करते हैं, सिर के चेहरे की चौड़ाई बाय लंबाई इंटू 100, राइट। और फिर ये इस तरह के इंडेक्स नजर आते हैं, लंबे सिर वाले, लंबे चेहरे वाले, मध्यम लंबाई वाले चेहरे, और आपको राउंडेड कर सकते हैं या कम लंबाई चौड़ाई वाले जो चेहरे हैं उसको फिर इस लैंग्वेज में हम कहते हैं यूरिपोरास्पिक, मेसोपोरास्पिक एंड लिप्टोपोरास्पिक, राइट। सो पोरास्पिक जो है टर्म याद रखिए तो प्रीफिक्स जुड़ के वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको लिखिएगा चेहरे की संरचना के आधार पर, चेहरे की आकृति के आधार पर। चौथा इंडेक्स लिखेगा चेहरे की आकृति के आधार पर। लिखिए चेहरे की आकृति का सूचकांक, सूचकांक इस प्रकार निकाला जाता है, इस प्रकार निकाला जाता है। और चेहरे की चौड़ाई विभाजित कीजिए चेहरे की लंबाई और इंटू 100, चौड़ाई बाय लंबाई इंटू 100। इस आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। इस आधार पर मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। लिखिए वर्ग इस प्रकार हैं। अब देखिए यहां पे जो हमने डायग्राम इमेज रखा है, उस इमेज के आधार पे वहीं पे उसका नामकरण लिख दीजिए तो भी बेहतर है, लिखा भी हुआ है। देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है लिप्टोप्रास्पिक, यहां पे अगर लिख जाइए तो बेहतर होगा। ये एरिया हुआ लिप्टोप्रास्पिक, लिप्टोप्रास्पिक लंबे सिर वाले, है ना। लिखेगा लिप्टोप्रास्पिक। और हिंदी क्या इनका प्रजाति क्या होगा? मंगोलाइड या कॉकेसाइड, लंबे सिर वाले? अब लंबे सिर देखिएगा जो मेजर हो जो होता है कॉकेसाइड का होता है ना। उनकी नोज भी स्टिफ होते हैं और आपका जो फेस भी है लंबा होता है ना। आप इमेज में अपने देखा होगा सभी प्रजातियों को, तो आपको देखने से फेस भी आपको रिजेंबल कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं अगर लंबा है तो किसका है फेस, है ना। सो आमतौर पे जो है वो कॉकेसाइड होते हैं। सो लिखे लंबे सिर वाले प्रजाति, उसको हमने कहा लेप्टोप्रास्पिक, प्रोसोपिक। और मैंने कहा जैसे कि जब इस तरह के शब्द आए तो उसको जरूर प्रोनाउंसिएट कीजिए, तो एग्जाम में कोई न एक टर्म मिस हो जाएगा और फिर वहां पे लगेगा। कई बार लिखना है, कई बार प्रोनाउंसिएट करना है। सो लेप्टोप्रास्पिक लंबे सिर वाले। लिखेगा मेसोप्रास्पिक, मेसोप्रास्पिक। लिखिए कि मध्यम सिर वाले, मध्यम चेहरे वाले प्रजाति। और लास्ट में लिखेगा ये एरिया यूरिप्रास्पिक, यूरिप्रास्पिक जिसके सिर और जिसके चेहरे की लंबाई और चौड़ाई कम हो, राइट। सो यहां पे देखिएगा एक नेक्स्ट क्राइटेरिया आया जो सभी मानव के अलग अलग। लास्ट वाला क्या बोला आपने? यूरिप्रास्पिक,
हमने इसको बैक कर दीजिए तो लिखा हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे EURY परोस्पिक, यूरिप्रोस। इनकी प्रजाति क्या होगा? अब देखिए इस तरह की प्रजाति जिसमें आपको देखिएगा गोल मटोल चेहरा, देखा होगा ना, गोल मटोल चेहरा, अगर हिंदी अपने लोकल डायलेक्ट में कहिएगा तो इसका इस तरह, जापान। हाँ इस तरह के लोग, राइट ना। तो हाँ क्लियर। तो अब जो है, हाँ यहां पे देखिए एक इंडेक्स आया जो आपको सभी बड़ी विजिबल नजर आएगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने प्रदेश में हैं और इमेजिन कीजिए अमेरिका में हैं और एक आप मंगोलाइट पीपल को देख रहे हैं, तो सबसे फ्लैट नोज किसका होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा ना, मंगोलाइट के होंगे। और सबसे स्टिफ नोज जो होंगे आपको कॉकेसाइड के होंगे, राइट ना। तो इस प्रकार देखिएगा प्रजातियों के बीच जो नोज का स्टिफ होना, तो नोजल इंडेक्स फिर वैसे निकालते हैं, नाक की चौड़ाई फिर लंबाई इंटू 100 करके हम इंडेक्स निकालते हैं और फिर प्रजातियों को नामकरण देते हैं। जैसे देखिएगा मैं यहाँ 5 दिया हुआ है, हम 3 को ही लेके चलें, राइट ना। देखिएगा इसको लिखा हुआ है लेप्टोराइन, मेसोराइन, प्लेटिराइन। प्लेटिराइन मीन्स बहुत ही बिल्कुल फ्लैट, उसकी नाक जो है आपको लगेंगे, मंगोलाइड हुआ प्लेटिराइन। और जो लेप्टोराइन हो गया जो बिल्कुल स्टिफ नोज हो गया, बिल्कुल विजिबल तीक्ष्ण होते हैं जिससे यूरोपियन कम्युनिटीज हैं, वो क्या हुआ? लेप्टोराइन। और मध्यम वाले जो हो गया वो मेसोराइन। सो लिखेगा नासिका सूचकांक, नासिका सूचकांक नोजल इंडेक्स, लिखिए नासिका सूचकांक नोजल इंडेक्स। लिखिए नासिका सूचकांक मानव समूहों में अलग अलग होता है। नासिका सूचकांक मानव समूहों में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। इस सूचकांक को प्राप्त करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। इस सूचकांक को प्राप्त करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। लिखिए नासिका सूचकांक इज इक्वल टू बराबर नासिका की चौड़ाई डिवाइडेड बाय लंबाई इंटू 100 सूचकांक को इस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब लिखिए इन सूचकांकों के आधार पर, इन सूचकांक के आधार पर मोटे तौर पर मानव समूह को 3 वर्गों में बांटा गया है। इसको यहां से ही शुरू कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। इसको लिखिए प्लेटिराइन, प्लेटिराइन, प्लेटिराइन। लिखिए चौड़े नाक वाले, नासिका वाले प्रजाति, फ्लैट नोज या चौड़े नासिका वाले प्रजाति। आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं जो मंगोलाइड हुए, है ना। उसके बाद लिखिएगा मेसोराइन। मेसोराइन हमेशा मेसो मध्य होता है, मेसोराइन। लिखिए मध्यम नासिका वाले प्रजाति, मध्यम नासिका वाले प्रजाति जिसको हमने कहा मेसोराइन, राइट। और लास्ट में लिखिएगा दैट इज लेप्टोराइन, इसको हमने लिखा है लिप्टोराइन। लिखे कि लंबी नाक वाले प्रजाति, लंबी और तीक्ष्ण नाक वाले प्रजाति, नासिका वाले। नाक हम ऐसा ना लिखे हिंदी के प्रॉपर, संस्कृतनिष्ठ होना चाहिए, उसको ऐसे लिखिए लंबी नासिका वाले मानव प्रजाति, राइट। जो देखिएगा कि जो हिंदी की खूबसूरती है और हिंदी का जो बेहतर स्वरूप नजर आता है जब संस्कृत के शब्द और तत्सम शब्दों का प्रयोग हो, तो नासिका वाले प्रजाति। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नाक की संरचना के आधार पे 3 प्रकार के प्रजाति आए। सबसे पहले जो हुआ सबसे ब्रॉड वाला को उसको प्लेटिराइन कहा, फिर मेसोराइन कहा, देन हमने लेप्टोराइन कहा।
ठीक है। अब देखिएगा कि इन प्रजातियों के बाद आपको इस तरह के आईज नजर आएंगे, राइट, आंखें नजर आएंगी। और ये आईज जो है प्रजातियों में बहुत ही कम भिन्नता क्रिएट करता है। कुछ ही प्रजाति के आईज बहुत ही क्लियर नजर आएंगे। जैसे देखिए कि एक प्रजाति है जो इस तरह का प्रजाति है, जिसके आंख इस तरह नजर आ रहे हैं। आप यहां देखिए कि हाफ क्लोज आई नजर आ रहा है। इस प्रजाति की इस संरचना के कारण इसको कहा जाता है, इसमें यहां लिख दीजिए, इसको अलग कलर कर दें, इपिकैंथिक फोल्ड। इपिकैंथिक फोल्ड कहा जाता है। इसको हिंदी में लिखते हैं अधखुली आंखें, राइट ना। जैसे देखिएगा कि आप कहीं हमारे भारत के डिफरेंट कॉर्नर में, जैसे मान लीजिए कि ये मणिपुर है या अरुणाचल का एरिया है, नागालैंड है, उस एरिया में देखिएगा, या लद्दाख का एरिया है, तो हमारे जो प्रजाति हैं उनके जो इस फोल्ड इस तरह की नजर आती है। या फिर देखिएगा कि जो इस तरह की ओपन आईज रेस्ट ऑफ इंडिया में या यूरोपियन कम्युनिटीज के अंदर नजर आता है, उसको नॉन इपिथेंटिक कहते हैं एंड इपिथेंटिक कहते हैं। दो ही ब्रॉड आइडियाज आता है। सो लिखिए, आंख की संरचना के आधार पर मानव समूहों को वर्गीकृत किया गया है। आंख की संरचना के आधार पर मानव समूहों को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन मंगोलाइड प्रजाति में अधखुली आंखें, और हमने जो शब्द यूज किया उसको एग्जैक्टली यूज कीजिए। इसको ऐसे लिख जाइए, ये प्रजाति है, इसको लिखिए इपिकैंथिक फोल्ड या अधखुली आंखें मिलती हैं। सो जो मंगोलाइड है वहां पे देखिएगा इपिकैंथिक मिलता है। हमने इमेज में दिखाया, आपको क्लियर नजर आया होगा। लिखिए, अन्य प्रजातियों में अन्य प्रजातियों में जलवायु प्रदेश के आधार पर खुली आंखें मिलती हैं। खुली आंखें मिलती हैं। अब मैं एक बात बताता हूं, आप इसको इमेज के रूप में याद कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट के रूप में याद कर सकते हैं। आप जितने साउथ जाएंगे आंखें ओपन होती जाएगी, जितने नॉर्थ ईस्ट जाएंगे या नॉर्थ जाएंगे आंखें क्लोज होती जाएगी। ऐसा देखा है क्या? जैसे देखिए कि हम श्रीलंका चले जाएं, नहीं, और भारत के नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, तो जैसे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे या फिर वहां से जापान चले जाएं, चाइना चले जाएं, इस तरह के क्लोज आई मिलेंगे, नहीं। एंड साउथ में क्या होगा? वेरी ओपन आइज मिलेगा, करेक्ट ना? है, ऐसा है या नहीं? यस सर। सर लेकिन कॉकेसाइड का खुला रहता है या अधखुला रहता है? देखिए, कॉकेसाइड जो प्रजाति है वो नॉर्थ वेस्ट है, राइट ना। और कॉकेसाइड में भी वहां पे भिन्नता है। अगर इस कॉन्सेप्ट को लीजिए तो अलग हो जाएगा। कॉकेसाइड के बिल्कुल ओपन आइज होंगे, इस तरह के आइज होंगे, राइट ना। लेकिन जो वहां पर भी देखिएगा, एक्सट्रीम नॉर्थ जाइए आपको, जैसे हमारा कनाडा का एरिया है, एस्किमोज हैं, उनके आइज इस तरह के क्लोज आइज होंगे, राइट ना। अमेरिका में इस तरह का साउथ नॉर्थ की तरह आप देख सकते हैं, राइट ना। एक्सट्रीम नॉर्थ होगा तो एस्किमोज आएंगे, वहां पे आपको क्लोज आई मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर? आइज हो गया। अब देखिए हम लोगों ने कितने क्राइटेरिया को सीक्वेंस में लिखे। देखिए बीपीएससी में अगर आपको ऐसा पूछ दे सिर्फ क्राइटेरिया, किन मानकों के आधार पर मानव को वर्गीकृत किया गया है, चूंकि क्वेश्चन का नेचर अब हो गया आपको 25 मार्क्स वाला, तो एक को डेप्थ में पूछ सकता है, वहां पर शब्दों की कमी हो जाएगी। तो इन चीजों को जब इस वे में लिखेंगे, ये बातें क्लियर हो गई। 5 हो गया, क्या क्या कितने हो गए? पहले हमने कहा कलर, सिरस सूचकांक, चेहरा, हेयर, उसके बाद हमने ये यूज किया, आईज यूज किया, राइट ना। यहां पे देखिएगा कि फेशियल इंडेक्स को यहां हमने फिर से लाया है। पहले
की इमेज को यहाँ ब्रॉड किया है। अब यहाँ पे हमने प्लेन रखे हैं, इसको कुछ और चीजों को जोड़ लेते हैं, फिर आगे हम उसके प्रदेशों में वितरण को पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रेसेस को। इसमें लिखिए इसके अतिरिक्त शारीरिक संरचना, कद भी बचा हुआ है। हाँ लिखा तो रहा हूं, लिखिए इसके अतिरिक्त शारीरिक संरचना और रक्त वर्ग के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। राइट, रक्त वर्ग के आधार पर प्रजाति का वर्गीकरण करते हैं। सो देखिए यहां पे एक ऐसा प्रजाति जो छोटे कद का हो, एक मध्यम कद का हो और एक लंबा और दुबला हो। राइट, तो यहां पे देखिए कि सुनिए, यहां पर भी जो एंथ्रोपोलॉजी के शब्द हैं वो ज्यादा वैज्ञानिक में लगते हैं। इसको जो छोटे का होता है उसको हम पाइकनिक कहते हैं। पाइकनिक देखोगे कुछ व्यक्ति नाटा भी होगा, बहुत ज्यादा लंबाई का नहीं होगा, लेकिन उसके बॉडी स्ट्रेंथ काफी होते हैं, रॉक सॉलिड होता है। सो छोटा बट मजबूत, ऐसे प्रजाति को हम पाइकनिक कहते हैं। राइट, एक दूसरा होता है जो मध्यम कद के और वेल बिल्ट होता है, उसको हम एथलीट कहते हैं। और एक लंबा और दुबला होगा उसको बोलते हैं हम लिप्टोसोम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं लंबा और दुबला बोलते हैं। देखिए शारीरिक संरचना के आधार पर मानव प्रजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। छोटे कद के मानव समूह को पाइकनिक कहते हैं। छोटे कद के मानव समूह को पाइकनिक कहते हैं। मध्यम कद के मानव एथलीट कहलाते हैं। और सबसे लास्ट में लिखिए, इसको लिखते हैं लेप्टोसोम। लिखिए लंबे और दुबले, बहुत मोटे नहीं, हेल्दी नहीं, मानव को लिप्टोसोम कहते हैं। ठीक है, लास्ट कैरेक्टर लिखिएगा ब्लड। रक्त समूह के आधार पर प्रतिशत के अधिक होने के कारण, ऐसा नहीं कि उस वर्ग के सभी का एक ही ब्लड ग्रुप होगा, प्रतिशत ज्यादा होगा। प्रतिशत के अधिक होने के कारण कॉकेसाइड में ए वर्ग आता है, ए ब्लड ग्रुप आता है। मंगोलाइड में बी ग्रुप आते हैं मैक्सिमम, और निग्रोज में ए और बी दोनों आते हैं। क्लियर? ये बातें समझ में आई? रिपीट कर दीजिए। हमने कहा कॉकेसाइड ए, मंगोलाइड बी और निग्रोज में ए और बी दोनों रक्त वर्ग नजर आते हैं। अब ऐसा नहीं कि कलर में क्या, मैंने कहा कि प्रतिशत 75% से ज्यादा हो तो उसको मान लेते हैं कि इस प्रजाति का ब्लड ग्रुप ये होगा, है ना? ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं कि सभी का होगा, तब तो ये अलग हो गया ना। प्रतिशत अधिक हमने यूज किया कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। तो देखिए जो ये है, अब जो सेकेंड एरिया है जिसे हमने आपको स्ट्रक्चर में लिखाया था, कि हमने लिखाया था कि फर्स्ट एरिया जिसमें हम परिभाषा क्लियर करेंगे, परिभाषा आमतौर पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्राइटेरियाज को हम लिखेंगे, और मेजर जो आपका आएगा हुटेंस का आधार, जिसके आधार पर मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया। हुटेंस समझ में आया? सभी क्राइटेरिया?
हाँ, तो इसको आसानी से लिख पाएंगे और मेरे ख्याल से इस तरह की इमेज क्रिएट हो तो आप उसको फील करके समझ सकते हैं और उसको प्रेजेंट करना आसान होगा। ठीक ना? तो ये वर्गीकरण है। इसके बाद हम अप्रदेश को पढ़ेंगे।